नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। एक सोलर कंपनी जो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके पास भविष्य की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन इसी कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। जैसे कि मालिक अपने ही कंपनी से पैसा बाहर निकाल रहे हैं और उनकी जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो आधी खाली पड़ी हैं। बिल्कुल। तो आज हम एमवी फोटोवोल्टेइक पावर लिमिटेड के आईपीओ प्रोस्पेक्टस की गहराई में उतरेंगे। हमारा काम इस भारी भरकम और काफी हद तक कानूनी दस्तावेज को खोलना है और ये समझने की कोशिश करना है कि ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक छिपा हुआ खतरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एमवी फोटोवोल्टेक है क्या? प्रोस्पेक्टस बताता है कि ये 2007 में बेंगलोर में शुरू हुई थी और इनका मुख्य काम है सोलर पीवी मॉड्यूल और सोलर सेल बनाना। और यहीं पर पहली दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिर्फ एक और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं है। प्रोस्पेक्टस में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि ये भारत की उन शुरुआती कंपनियों में से है जिसने टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। टॉपकॉन, ये एक और टेक्निकल शब्द जैसा लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये बाकियों से बहुत अलग है? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार का इंजन है जो 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी उस इंजन को अपग्रेड करने जैसा है, जो अब मतलब 22-23 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी कम नहीं होती। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, बल्कि एक जरूरी सुधार है जो पैनल को ज्यादा कुशल बनाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो छोटी सी बढ़त है, जब ये लाखों सोलर पैनल पर लागू होती है तो बिजली उत्पादन में ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो तकनीक के मामले में वे निश्चित रूप से आगे दिख रहे हैं। ये बस एक और पैनल नहीं है, ये एक बेहतर पैनल है। ये नवंबर 2025 में आ रहा है, 11 से 13 नवंबर के बीच, और बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखी है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ओएफएस का मतलब है कि कंपनी बाजार से नया पैसा नहीं उठा रही है, बल्कि कंपनी के जो मौजूदा मालिक हैं, जिन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, जैसे कि नए प्लांट लगाने या कर्ज चुकाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पैसा सीधे अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले प्रमोटरों की जेब में जाएगा। ये निवेशकों के लिए एक आप कह सकते हैं पीला झंडा हो सकता है। आमतौर पर कंपनियां आईपीओ इसलिए लाती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटा सकें। यहां ऐसा नहीं हो रहा है और ये एक सवाल खड़ा करता है जिस पर हम बाद में वापस आएंगे। जरूर, लेकिन इससे पहले कि हम जोखिमों पर जाएं, उन आंकड़ों पर देखना जरूरी है जिनकी वजह से ये कंपनी इतनी चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ कमाल की रही है। कमाल की कहना भी शायद कम होगा। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। 31 मार्च 2023 को टैक्स के बाद उनका मुनाफा लगभग 90 मिलियन रुपए था। 2 साल बाद 31 मार्च 2025 को ये बढ़कर 3,690 मिलियन रुपए हो गया, मतलब 40 गुना से भी ज्यादा की छलांग। और तो और जून 2025 में खत्म हुई तिमाही का मुनाफा ही 1,876 मिलियन रुपए था। ये जबरदस्त ग्रोथ भारत के सोलर बूम को दिखाती है। सरकार की पीएम केयूएसएम और पीएम सूर्य घर जैसी जो योजनाएं हैं, वो सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि होने वाली है। एमवी मतलब उसी लहर पर सवार है। और ये सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है, उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता भी बहुत तेजी से बढ़ाई है। 2022 में उनकी मॉड्यूल बनाने की क्षमता सिर्फ 0.50 गीगावाट थी, जो जून 2025 तक बढ़कर 7.80 गीगावाट हो गई। ये बहुत बड़ा विस्तार है। बिल्कुल। और यहाँ एक और तकनीकी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 2.94 गीगावाट की सोलर सेल उत्पादन क्षमता भी बनाई है। एक मिनट रुकिए, मुझे हमेशा लगता था कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल एक ही चीज है। इनमें क्या फर्क है और ये क्यों मायने रखता है कि वो दोनों बना रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोलर सेल वो सबसे छोटी इकाई है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलती है। जब आप बहुत सारे सेल्स को एक फ्रेम में जोड़ते हैं तो वो एक सोलर मॉड्यूल या पैनल बन जाता है। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ सेल्स खरीद कर उन्हें मॉड्यूल में असेंबल करती हैं, लेकिन एमवी अब सेल्स भी खुद बना रही है। इसका मतलब है कि वो सप्लाई चेन में एक कदम और गहरे उतर गए हैं। इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं।
और इससे क्वालिटी पर बेहतर कंट्रोल और लागत में कमी आ सकती है। मतलब वो सिर्फ गाड़ियां असेंबल नहीं कर रहे हैं बल्कि इंजन भी खुद बना रहे हैं। और प्रोस्पेक्टस के मुताबिक वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। उनकी योजना इस क्षमता को 2 गुना से भी ज्यादा करने की है। मॉड्यूल के लिए 16.30 गीगावाट और सेल्स के लिए 8.94 गीगावाट तक। हाँ, और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। ये आंकड़े तो वाकई कमाल के हैं। इतनी तेज ग्रोथ, भविष्य की टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा विस्तार, ये देखकर कोई भी निवेशक उत्साहित हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक अनुभवी निवेशक रुककर सवाल पूछता है, क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? और जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, हमें प्रोस्पेक्टस में छिपे जोखिम दिखने शुरू हो जाते हैं। और यही से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहला और बड़ा जोखिम है कुछ ही ग्राहकों पर निर्भरता। प्रोस्पेक्टस बताता है कि जून 2025 में खत्म हुई तिमाही में उनकी कुल कमाई का लगभग 37% हिस्सा सिर्फ एक ग्राहक से आया था। ये एक क्लासिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। सोचिए, अगर किसी भी वजह से उस एक ग्राहक ने ऑर्डर देना बंद कर दिया तो कंपनी की कमाई पर कितना बड़ा और सीधा असर पड़ेगा। उनकी 1/3 से ज्यादा की बिक्री रातों रात गायब हो सकती है। लेकिन क्या ये इस इंडस्ट्री में आम बात नहीं है? क्या ज्यादातर बड़ी कंपनियां कुछ बड़े ग्राहकों पर ही निर्भर नहीं होती? एमवी के मामले में ये इतना बड़ा जोखिम क्यों है? ये कुछ हद तक आम है, सही बात है, लेकिन 37% एक बहुत बड़ी संख्या है। ये कंपनी को ग्राहक की शर्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देता है ना? ग्राहक कीमत कम करने के लिए दबाव डाल सकता है या पेमेंट की शर्तों को बदल सकता है, और कंपनी के पास ज्यादा मोलभाव करने की गुंजाइश नहीं रहती। और ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं है, सप्लायर्स पर भी है। कच्चे माल के लिए वो चीन, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और यहाँ भू राजनीति का एंगल आता है। आज के माहौल में जहाँ सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही हैं और देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, किसी एक क्षेत्र पर इतनी ज्यादा निर्भरता बहुत जोखिम भरी है। अगर चीन के साथ व्यापार संबंधों में कोई खटास आती है या शिपिंग में कोई समस्या होती है तो इनका पूरा प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। तो एक तरफ हम चीन पर कच्चे माल के लिए निर्भर हैं और दूसरी तरफ हमारा एक बड़ा बाजार अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक पेच है। प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा है कि अमेरिकी सरकार ने 2025 में भारत से आने वाले सोलर रिपोर्ट पर 50% तक का टैरिफ लगाया है, और ये बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो सकता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो एमवी दोनों तरफ से फंस सकती है। चीन से कच्चा माल महंगा या मिलना मुश्किल हो सकता है, और अमेरिका में तैयार माल बेचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इतने भारी टैरिफ के बाद उनके प्रोडक्ट वहां प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। ये एक दोहरी मार की तरह है। ठीक है, तो बाहरी जोखिम बहुत है, लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो कंपनी के अंदर ही है। प्रोस्पेक्टस में एक आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। हाल के वित्तीय वर्षों में कंपनी की विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग 50% से भी कम रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसे कहते हैं लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसका असल में क्या मतलब है? ये ऐसा है जैसे आपने 100 लोगों के बैठने के लिए एक रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन रोजाना सिर्फ 40-50 ग्राहक ही आते हैं। आपका किराया, बिजली का बिल और स्टाफ की तनख्वाह तो 100 लोगों के हिसाब से जारी है, लेकिन कमाई सिर्फ 40-50 लोगों से हो रही है। इससे आपके हर ग्राहक पर लागत बढ़ जाती है और मुनाफा घट जाता है। आप इतनी बड़ी क्षमता बनाते हैं तो आपको उसे इस्तेमाल में लाना होता है, वरना वो एक संपत्ति के बजाय बोझ बन जाती है। ओके, अब ये वाकई दिलचस्प हो गया है। चलिए सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ कंपनी के पास विशाल आधी खाली फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ वो अपनी क्षमता को और भी 2 गुना करने की योजना बना रहे हैं। और ठीक इसी समय कंपनी के मालिक इस आईपीओ के जरिए कंपनी में नया पैसा डालने के बजाय अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ये सब एक साथ कैसे समझ में आता है? यही इस पूरी कहानी का केंद्रीय विरोधाभास है। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर भविष्य इतना सुनहरा है और विस्तार की इतनी बड़ी योजनाएं हैं, तो मालिक अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि वो इतनी बड़ी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, या वो बस सोलर सेक्टर की मौजूदा हाइप का फायदा उठाकर अपनी हिस्सेदारी के लिए अच्छी कीमत वसूलना चाहते हैं? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और एक और बात है, प्रमोटरों के पास कंपनी की 99% से ज्यादा हिस्सेदारी है। हाँ, और जब स्वामित्व इतना ज्यादा केंद्रित होता है
तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं पैदा करता है। छोटे शेयर होल्डर्स की आवाज लगभग न के बराबर होती है। प्रोस्पेक्टस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र है, यानी प्रोमोटर्स ने अपनी दूसरी कंपनियों के साथ भी लेन देन किए हैं। ऐसे में हमेशा हितों के टकराव का खतरा बना रहता है, जिसकी निवेशकों को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए। तो चलिए इसे समेटते हैं। हमारे सामने एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जिसकी एक तरफ की कहानी बहुत शानदार है। भविष्य की टॉप-कन टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा जैसा तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर और मुनाफे में रॉकेट जैसी ग्रोथ। बिल्कुल, ये है बुल केस। एक निवेशक जो आशावादी है, वो इन सब बातों पर ध्यान देगा। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी वो चिंताओं से भरी है। कुछ ही ग्राहकों और विदेशी सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, अमेरिका के टैरिफ जैसा बड़ा भू-राजनीतिक खतरा और सबसे बढ़कर विशाल फैक्ट्रियों का आधा खाली होना और मालिकों का अपनी हिस्सेदारी बेचना। और ये है बेयर केस। एक सतर्क निवेशक इन लाल झंडों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सभी कारक हैं जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। आज की इस पड़ताल के बाद एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, कंपनी की विशाल और वर्तमान में कम उपयोग की गई विनिर्माण क्षमता। क्या ये भविष्य की मांग पर एक दूरदर्शी दांव है, या यह एक ऐसा जोखिम भरा जुआ है जो अप्रत्याशित नीतिगत बदलावों या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के कारण पटरी से उतर सकता है? यही वो केंद्रीय प्रश्न है जो इस कंपनी के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या वो इस विशाल क्षमता को मुनाफे में बदल पाएंगे, या यह उनके लिए एक बोझ बन जाएगी? इस आईपीओ को देखते समय हर निवेशक को खुद से यही सवाल पूछना होगा।